हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वापस से हमारा क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ उसको आगे डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस चैप्टर में आर्रेनियस थ्योरी के बारे में बताया था, जो कि हमें एसिड और बेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देती है, हमें बताती है कि एसिड क्या होंगे और बेस क्या होंगे। हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करें वाटर सॉल्यूशन में, और बेस हैं जो OH- आयन डोनेट करें। हमने इनके एग्जांपल्स की बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड बेस कंसेप्ट की। इसमें हमने देखा था कि डिसोसिएशन के बेसिस पे, डिसोसिएशन कंसेप्ट के बेसिस पे हमने एसिड और बेस को दो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जो था स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, जो 100% आयोनाइज होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आएंगे, और जो 100% आयोनाइज नहीं होंगे वो सभी एसिड और बेस हमारी वीक की कैटेगरी में आएंगे। ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट आता है ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ये भी एसिड बेस के रिगार्डिंग ही कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट में ब्रोंस्टेड-लॉरी ने H+ आयन के बेसिस पे एसिड और बेस को डिफाइन किया। उन्होंने H+ आयन को प्रोटॉन बोला। इन्होंने कहा कि देखिए, जो भी स्पीशीज प्रोटॉन डोनेट करेगी वो एसिड होगी, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसी में एक छोटा कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट में मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी, HCl + NH3 यहां से बन रहा था NH4+ और Cl- आयन। यहां मैंने बताया था कि HCl क्या है, एक एसिड है जो कि H+ डोनेट करने के बाद Cl- का फॉर्मेशन करता है, जो कि इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। इसी तरह मैंने NH3 के बारे में बात की थी कि जो NH3 है हमारा, ये एक बेस होता है, लेकिन ये H+ आयन एक्सेप्ट करने के बाद NH4+ का फॉर्मेशन करेगा, और ये NH4+ इस NH3 का कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की थी हमने हमारे एसिड बेस के तीसरे कंसेप्ट, जिसे हम लुईस एसिड बेस कंसेप्ट कहते हैं। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट में हमने देखा कि लुईस ने सारी की सारी जो थ्योरी थी उसको लॉन पेयर, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बेसिस पे डिफाइन किया। लुईस ने कहा कि जो भी स्पीशीज लॉन पेयर डोनेट करेंगी, जो भी स्पीशीज लॉन पेयर डोनेट करेगी वो तो हमारी एक बेस कहलाएगी, और जो भी स्पीशीज लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी वो एज एन एसिड बिहेव करेगी। ये हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने देखा था कि डोनर स्पीशीज क्या होती है और एक्सेप्टर स्पीशीज क्या होती है। डोनर स्पीशीज के बारे में मैंने कहा था कि डोनर स्पीशीज वो होगी जो लॉन पेयर को डोनेट करेगी, और एक्सेप्टर हमारा वो होगा जो कि लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लास्ट क्लास में जाते जाते मैंने आपको कहा था कि एसिड बेस के रिगार्डिंग हमें इन तीन थ्योरीज की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या हम किसी एक थ्योरी के बेसिस पे ही एसिड बेस को नहीं पढ़ सकते क्या। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई हमें तीन थ्योरीज क्यों पढ़नी पड़ी। तो देखिए, हमारे पास नेचर में क्या होता है, कई तरह के हमें सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, और उन सब्सटेंस की जो नेचर है उस नेचर को हम एसिड और बेस में किस तरह कैटेगराइज करें, इसको कोई भी एक थ्योरी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HCl की, अगर हम HCl को आर्रेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो HCl को वाटर में डालेंगे और ये एक एसिड हो जाएगा। इसी तरह HCl को अगर हम ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट से समझना चाहें तो ये H+ आयन डोनेट करेगा और ये अगेन एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर हम HCl को लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बेसिस पे समझना चाहें तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई लॉन पेयर का कंसेप्ट वर्क नहीं करता। इसी तरह हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमने एग्जांपल ले लिया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के नेचर की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नेचर में एसिडिक होती है, यानी ये एसिडिक बिहेव शो करती है। लेकिन CO2 एक एसिड है, इस बात का पता हम आर्रेनियस थ्योरी से नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्रेनियस थ्योरी हमें कहती है H+ आयन वाटर सॉल्यूशन में डोनेट करने के लिए, लेकिन CO2 के पास तो कोई हाइड्रोजन यहां पर है ही नहीं। तो कैसे कह देंगे हम
कि आरएनएस के अकॉर्डिंग CO2 एसिड है, हम नहीं कह सकते। इसी तरह अगर हम बात करें ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के बेसिस पे, तो हम ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के बेसिस पे भी इस बात को नहीं कह सकते कि CO2 हमारा एक एसिड है। क्यों? क्योंकि ब्राउनस्टेड-लॉरी भी हमें कहती है कि हमें H+ आयन की बात करनी है, H+ आयन को देखना है, लेकिन अगेन हमें CO2 में कोई H+ आयन देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की, तो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट इस बात को बताता है कि CO2 जो है ये हमारा एक एसिड होगा। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये कहीं ना कहीं लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक कंपाउंड को एक थ्योरी एसिड डिफाइन कर रही है, लेकिन दूसरी थ्योरी उसे एसिड कहने से इनकार कर देती है, उसे एसिड डिफाइन नहीं कर पाती। इसलिए हमने क्या किया, सभी जो सबस्टेंसेस थे, जितने भी सबस्टेंसेस हमारे पास मौजूद थे, उन्हें हमें एसिड बेस में कैटेगराइज करने के लिए आरेनियस थ्योरी, ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी तीनों की ही रिक्वायरमेंट रही। हम कुछ कंपाउंड देखेंगे जो आरएनएस की डेफिनेशन से एसिड और बेस डिफाइन होंगे, कुछ कंपाउंड होंगे जो ब्राउनस्टेड-लॉरी की डेफिनेशन से एसिड बेस डिफाइन होंगे, और कुछ कंपाउंड होंगे जो हमारे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बेसिस पे एसिड बेस डिफाइन होंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जब हमने इतना आगे पढ़ लिया है, हम अगर बात करें आरएनएस थ्योरी और ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी की, तो आरएनएस थ्योरी और ब्राउनस्टेड थ्योरी में एक बात कही जाती है। देखिए क्या बात है, वो उसको समझते हैं। हम ये कहते हैं कि ईच एंड एवरी ब्राउनस्टेड लॉरी एसिड इज एन आरएनएस एसिड, बट all Bronsted-Lowry bases are not RNase base। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात को सिंपल सा आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड हैं वो सभी के सभी हमारे आरएनएस एसिड होते, लेकिन अगर हम बात करें ब्राउनस्टेड बेस की, तो सारे के सारे ब्राउनस्टेड बेस हमारे आरएनएस बेस नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, हम बात करें HCl की, तो HCl क्या है? HCl अकॉर्डिंग टू आरएनएस भी एक एसिड है, क्योंकि H+ आयन डोनेट करेगा, और अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी भी ये एक एसिड है, क्योंकि ये H+ यानी प्रोटॉन डोनेट करेगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं NH3 की, तो NH3 के केस में क्या है कि NH3 हमारा एक ब्राउनस्टेड-लॉरी बेस तो है, लेकिन हमारा आरएनएस बेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये OH- आयन डोनेट नहीं कर सकता। NH3 OH- आयन डोनेट नहीं कर सकता, तो ये आरएनएस बेस नहीं है, लेकिन ये H+ आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हमारा ये ब्राउनस्टेड बेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आई होगी कि ईच एंड एवरी ब्राउनस्टेड-लॉरी एसिड इज एन आरएनएस एसिड, बट ऑल ब्राउनस्टेड-लॉरी बेसेस आर नॉट आरएनएस बेसिस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इस चैप्टर में हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि एसिड और बेस क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज शो करते। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे एसिड के बारे में, कि एसिड की कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें एसिड के बारे में, तो एसिड के बात करेंगे हम टेस्ट की। तो एसिड जितने भी होते हैं वो सभी टेस्ट में कैसे होते हैं? सौर होते हैं, खट्टे होते हैं। बाद में बात करें हम लिटमस के प्रति इनके बिहेव की, तो अगर हम लिटमस बिहेव चेक करेंगे तो एसिड जो हैं ये सारे के सारे एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर सकते। सारे के सारे एसिड ब्लू लिटमस को क्या करेंगे? रेड लिटमस में चेंज कर देंगे। और हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बात करेंगे इनके पीएच नेचर की या पीएच रेंज के बारे में।
पीएच रेंज टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। अगर पीएच रेंज की बात करें तो एसिड जो है इनका पीएच रेंज वेरी करता है फ्रॉम 0 to 7, फ्रॉम 0 to 7, यानी पीएच जो है इनका वो 0 से ज्यादा या उसके बराबर होगा और हमेशा 7 से कम होगा, 7 नहीं होगा, 7 से कम। 7 से कम का मतलब 6.999999 इस तरह से। इस पीएच का कोई भी कंपाउंड हमें देखने को मिले तो हम उसे क्या कह देंगे, उसे हम एक एसिड कह देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेस की कि बेस क्या होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आइए एक बार बेस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे बेस की। देखिए बेस की जनरल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है इनका टेस्ट। जब हम टेस्ट की बात करेंगे बेस की तो इनका जो टेस्ट होता है ये टेस्ट में बिटर नेचर के होते हैं। बिटर नेचर का मतलब है कड़वे होते हैं। ठीक है, और इनका नेचर सोपी नेचर होता है। ये हमें सोपी नेचर शो करते हैं, यानी कि ये हल्के से चिकने हमें महसूस होंगे। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें इनके लिटमस बिहेव की, तो अगर लिटमस बिहेव की बात करें तो ये क्या करते हैं, सारे के सारे बेस ये रेड लिटमस को हमारे ब्लू लिटमस में, रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर हम बात करें इनके पीएच नेचर की, अगर बात करें पीएच नेचर या पीएच रेंज की, तो जितने भी हमारे बेस होते हैं उनका पीएच 7 से ज्यादा, मोर देन 7 एंड लेस देन इक्वल टू 14 होता है। यानी पीएच की वैल्यू हमेशा 7 से ज्यादा रहेगी। 7 से ज्यादा का मतलब 7.01 या 7.0000001 इस तरह से, और 14 तक जाएगी। ठीक है, 14 तक कंप्लीटली ये वेरी करेगी। तो ये हमारी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई एसिड और बेस की। इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में कि एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ये जो टर्म है ये रेस्पेक्टिव टर्म है। रेस्पेक्टिव टर्म का क्या मतलब है कि कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हम कहेंगे कि किसके रेस्पेक्ट में डाइल्यूट है, या हम कहें कि कोई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो हम कहेंगे कि किस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में ये कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। मान के चलिए मैंने इस तरह से 3 बीकर लिए, एक बीकर है बीकर ए, एक बीकर है बी और एक बीकर है सी। ठीक है, तीनों को मैंने क्या किया, तीनों में मैंने 1-1 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तीनों के अंदर क्या है, तीनों की हम बात करें तो तीनों में 1 लीटर वाटर जो है हमने ऐड कर रखा है। और अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों के अंदर सॉल्यूशन ए जो है या हमारा जो बीकर ए है, इस बीकर ए में मैंने 10 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया। कितने ग्राम, 10 ग्राम NaCl। जो हमारा बीकर बी है इसमें मैं 20 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर रहा हूं, और जो बीकर सी है इसमें मैं 40 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होंगे उन सॉल्यूशन को अगर हम एक दूसरे के बेसिस पे कंपेयर करें तो क्या होगा, देखिए सबसे कम NaCl जो है वो हमें सॉल्यूशन ए में देखने को मिलेगा। तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन ए है ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। लेकिन बात वही आती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसके रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली बात है हमारे पास यहां पर 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बी और एक सॉल्यूशन सी, और जिनमें घुले हुए NaCl की मात्रा हमें अच्छे से पता है, एक में 20 ml है और एक में 40 ml। तो हम जानते हैं कि तीनों में 1-1 लीटर वाटर है, और इन तीनों में अगर हम NaCl का अमाउंट देखें तो हमारे बीकर ए में सबसे कम NaCl की अमाउंट प्रेजेंट है। अतः हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन ए है हमारा, ये सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में कैसा है, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर हम बात करें सॉल्यूशन बी की, बात करें सॉल्यूशन बी की और सॉल्यूशन बी के बारे में कहें कि बताओ सॉल्यूशन बी कैसा है, डाइल्यूट है, कैसा है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो हम ये नहीं कह सकते। हम ये
नहीं कह सकते कि ये डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। हमें वहां पूछना पड़ेगा कि हम किस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में सॉल्यूशन बी की बात कर रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन बी की बात करें सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बी जो है उसमें NaCl की मात्रा सॉल्यूशन सी की तुलना में NaCl की मात्रा की तुलना में कम है। तो सॉल्यूशन बी जो है हमारा, सॉल्यूशन बी सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू सी कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है तो सॉल्यूशन सी के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट हो गया। वहीं अगर हम बात करें सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में, तो सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे सॉल्यूशन बी में 20 ग्राम NaCl है और सॉल्यूशन ए में 10 ग्राम NaCl। तो सॉल्यूशन बी में NaCl की मात्रा सॉल्यूशन ए में NaCl की मात्रा की तुलना में ज्यादा है, अतः सॉल्यूशन बी हमारे सॉल्यूशन ए के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप यहां से आपको डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की थ्योरी समझ में आ गई होगी। हम किसी भी सॉल्यूशन को देख के डायरेक्ट ये नहीं कह सकते ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूट सॉल्यूशन, हमें डेफिनेटली किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में उसकी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एसिड बेस रिएक्शन और वी कैन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हम एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। हम देखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए बोर्ड में एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आप ऐसे समझिए बहुत आसान शब्दों में कि जब भी हम किसी एसिड की, कोई भी एसिड है हमारे पास, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे वीक एसिड हो, उसकी रिएक्शन जब हम किसी बेस के साथ कराएंगे, बेस कैसा, बेस भी चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक, तो जब एसिड बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो यहां से हमारे पास एक तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है और साथ में हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी सिस्टम से इवॉल्व होती हुई नजर आती है, यानी कुछ अमाउंट में हीट या हम कहें डेल्टा ई यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी जिनमें एसिड बेस रिएक्ट कर रहे होंगे, सॉल्ट वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में कुछ अमाउंट में हीट मिलेगी ही मिलेगी, ये फिक्स है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हम एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं HCl की NaOH के साथ। तो जैसा कि आपको पता है HCl इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बात करें NaOH तो ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम HCl और NaOH की जब रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहां से क्या होगा, H प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका प्लस इसके माइनस पे और इसका प्लस इसके माइनस पे। इस तरह से हमें क्या मिलेगा, एक तो NaCl देखने को मिलेगा और एक बनेगा HOH, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, H2O। ठीक है, और फिक्स है कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी हमें सिस्टम से निकलती हुई देखने को मिलेगी। तो ये जो रिएक्शन होगी हमारी, ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। बनने वाला जो सॉल्ट होगा इसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको नाम देंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब होता क्या है कि हमारे पास एसिड भी दो तरह के हैं और बेस भी दो तरह के हैं। हमारे पास एसिड दो कौन कौन से हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। इसी तरह बेस हमारे पास दो तरह के हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। तो हमें यह देखना है कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो जो बनने वाला सॉल्ट है वो किस नेचर का होगा। हमें सॉल्ट की नेचर देखनी है, या क्या वो एसिड होगा या वो बेसिक होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस से रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखना है कि बनने वाले सॉल्ट की नेचर कैसी होगी। ठीक इसी प्रकार जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस की
वीक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो भी हम ये चेक करेंगे कि बनना वाला जो हमारा सॉल्ट है उसकी नेचर कैसी होगी। और फाइनल कॉम्बिनेशन है हमारे पास वीक एसिड वीक बेस का कॉम्बिनेशन। तो जब एक वीक एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो वहां पर भी हम देखेंगे कि बनने वाला जो सॉल्ट होगा उसकी नेचर किस तरह की होगी। तो देखिए आइए एक एक करके हम चारों को समझते हैं। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहला जो कंसेप्ट या सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन। ठीक है, तो होगा क्या जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए किस तरह का सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। हम ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और हमने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया अगेन NaOH। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो बनने वाला जो सॉल्ट है उस बनने वाले सॉल्ट की अगर हम बात करें तो बनने वाला जो सॉल्ट है उसका pH देखने को मिलता है 7। pH वैल्यू होती है 7 और pH वैल्यू 7 होने का मतलब है कि बनने वाला जो सॉल्ट है हमारा वो कैसा होगा, वो हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। यानी ना तो वो एसिडिक नेचर का होगा और ना ही वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो वापस से समझिए हमने रिएक्शन कराई किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसका pH हमें pH 7 मान मिलेगा। pH 7 होने का मतलब है कि हमारा जो सॉल्ट है वो टोटली न्यूट्रल है, यानी ना तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। ठीक है, तो ना तो वो एसिडिक नेचर शो करेगा ना ही वो बेसिक नेचर शो करेगा, वो कंप्लीटली न्यूट्रल बिहेव शो करेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का रीजन है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका भी 100% डिसोसिएशन हो रहा है। जो हमारा एसिड है उसका भी 100% डिसोसिएशन हो रहा है और जो हमारा बेस है वो भी 100% क्या हो रहा है, डिसोशिएट या डिसोसिएशन शो कर रहा है। यानी सॉल्यूशन में जितने H+ आयन हमें देखने को मिलेंगे उतने ही OH- आयन देखने को मिलेंगे। यानी जितना एसिडिक कैरेक्टर HCl दिखाएगा उतना ही बेसिक कैरेक्टर आएगा OH की वजह से और ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन में ना तो कोई एक्स्ट्रा H+ बचा और ना ही कोई एक्स्ट्रा OH- हमें देखने को मिल रहा है। और जब सॉल्यूशन में H+ OH- आयन ही हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है ना हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा और ना ही हमारा सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस के बारे में कि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन जब एक वीक बेस के साथ कराई जाती है तो बनने वाला जो सॉल्ट है वो किस नेचर का होगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगेन हम ले लेते हैं HCl या हम ले लेते हैं इस बार HNO3 और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम NH4OH के साथ। तो HNO3 आप सभी जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड और हमने बात की NH4OH की, इसे ये क्या है, ये हमारा एक वीक बेस है। ठीक है, और इसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब इन दोनों की एक दूसरे के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो देखिए क्या है, ये प्लस ये माइनस, इसी तरह NH4+ OH-, तो इसका प्लस इसके माइनस पे, इसका प्लस इसके माइनस पे। रिएक्शन के दौरान हमको बनेगा NH4NO3 प्लस H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट। इस NH4NO3 का नाम होगा अमोनियम नाइट्रेट। इसको क्या कहेंगे हम, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा वाटर है और ये इसके साथ निकली हीट। तो अगर हम बात करें अमोनियम नाइट्रेट के कैरेक्टर की कि अमोनियम नाइट्रेट कैसा कैरेक्टर शो करेगा, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा या बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, तो यहां हम देखेंगे कि हमने रिएक्शन कराई है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की। मतलब हो क्या रहा है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है
वो 100% आयोनाइज होगा, यानी वो ज्यादा मात्रा में H+ निकालेगा और ज्यादा मात्रा में NO3- आयन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें NH4OH जो कि एक वीक बेस है, तो ये अपने डिसोसिएशन पर बहुत कम संख्या में NH4 आयन जनरेट करेगा और बहुत कम संख्या में OH- आयंस का फॉर्मेशन करेगा। यानी स्वाभाविक सी बात है, हम देख सकते हैं कि H+ आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी सॉल्यूशन में एज रेस्पेक्ट टू OH- आयन। अतः होगा क्या, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जो हमारा सॉल्ट होगा ये एसिडिक नेचर शो करेगा। तो याद रखिए, जब भी हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो हमेशा एसिडिक नेचर ही शो करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम एक वीक एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, ये हमारा एक वीक एसिड है जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन कराएंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस जो हम ले रहे हैं NaOH। ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या होगा, देखिए CH3COO- है, H+ है, Na+ है, OH- है। डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, इसका माइनस इसके प्लस पे और इसका माइनस इसके प्लस पे। तो यहां से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा CH3COO Na, साथ में बनेगा वाटर और कुछ अमाउंट में हमें हीट भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह जिस सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ है हमारे पास, इसे हम कहेंगे सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। अब बात आती है कि ये बनने वाला जो सोडियम एसीटेट है इसका कैरेक्टर कैसा होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर शो करेगा। तो आइए हम इसी की बात करेंगे। तो देखिए वापस से हम समझते हैं पूरा का पूरा मैकेनिज्म क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने लिया है वीक एसिड, एसिटिक एसिड। इसका अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो 100% डिसोसिएशन नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये बहुत कम CH3COO- आयन और बहुत कम H+ आयंस का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम बात करें NaOH की, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा, 100% डिसोसिएशन शो करेगा, अर्थात Na+ आयन भी जितने मॉलिक्यूल है वो बनाएंगे और OH- आयन का फॉर्मेशन भी सारे के सारे मॉलिक्यूल करेंगे। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन इन दोनों के मिक्सचर का प्रिपेयर होगा उसमें हम देखेंगे कि OH- आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में ज्यादा है। देखिए जब भी किसी चीज को इस तरह से बड़े ब्रैकेट के अंदर रख दिया जाता है तो वो केमिस्ट्री में उसकी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं H+ और मैं इसे बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूं, तो ये H+ के ऊपर जो लगा हुआ बड़ा ब्रैकेट है, अब इसको हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब है कि OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू H+ आयन की, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में। तो हुआ क्या कि OH- आयन सॉल्यूशन में हो गए ज्यादा, तो बनने वाला जो हमारा CH3COO Na होगा ये एसिडिक नेचर का न होके बेसिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर, बेसिक नेचर। तो ये हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन था जिसमें हमने देखा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को। इसके बाद लास्ट आता है हमारा फोर्थ, जिसे हम कहते हैं वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो देखिए अब हम लास्ट कंसेप्ट जो है या लास्ट कॉम्बिनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ कॉम्बिनेशन ले लिया है मैंने वीक एसिड वर्सेस वीक बेस रिएक्शन। देखिए हालांकि इसको पढ़ा नहीं जाता है, वीक एसिड वीक बेस के रिएक्शन को या बनने वाले सॉल्ट के नेचर को हम नहीं पढ़ते हैं। उसका रीजन क्या है कि वीक एसिड और वीक बेस
इन दोनों का ही डिसोसिएशन फैक्टर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि क्या दोनों का डिसोसिएशन फैक्टर इक्वल है या नहीं है। तो अगर दोनों का डिसोसिएशन फैक्टर अलग अलग है, डिसोसिएशन फैक्टर का मतलब कि कितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, मान के चलिए मैंने वीक एसिड लिया है, वीक एसिड 30% डिसोसिएशन शो कर रहा है, यानी इसके टोटल मॉलिक्यूल का 30% डिसोसिएट हो रहा है, और वीक बेस जो है इसका मैंने 15% डिसोसिएशन लिया है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि हमारे पास एसिडिक आयन जो है, H+ आयन जो है, उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, OH- आयन की कंसंट्रेशन की तुलना में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और सॉल्यूशन जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हमारा एसिडिक हो जाएगा। इसी के विपरीत अगर हम ये मान लेते हैं या हम देखते हैं कि जो डिसोसिएशन फैक्टर है वो अगर एक वीक बेस का ज्यादा है, यानी 30% डिसोसिएशन हमारा वीक बेस दिखा रहा है और 20% डिसोसिएशन हमारा वीक एसिड दिखा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू H+ आयन, और उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा जो सॉल्ट होगा वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास कि दोनों का ही जो डिसोसिएशन फैक्टर है वह इक्वल है, यानी ये भी 30% डिसोशिएट हो रहा है और बेस भी 30% डिसोशिएट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, H+ आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में इक्वल होगी, और इक्वल होने की वजह से जो हमारा सॉल्ट होगा वो हमारा एक न्यूट्रल सॉल्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह एक और कंसेप्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि डिसोसिएशन फैक्टर तो इक्वल है, लेकिन डिसोसिएशन फैक्टर इक्वल होने के बावजूद हम देखें कि बेस जो है इसके OH- आयन ज्यादा हैं या एसिड के H+ आयन ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, मान के चलिए मैंने आपके सामने लिया एक एसिड, और एसिड हम ले लेते हैं, जैसे यहां पर हमने ले लिया H2CO3। ये क्या है, ये कार्बोनिक एसिड है, इसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, कार्बोनिक एसिड, और इसकी रिएक्शन कराई हमने बेस के साथ। बेस मान के चलिए हमने ले लिया NH4OH। ये भी क्या है, एक वीक बेस है, इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां जब ये हम रिएक्शन कराएंगे तो हम देखेंगे क्या कि H2CO3 भी 30% डिसोशिएट करा दिया, NH4OH भी 30% डिसोशिएट करा दिया, लेकिन H2CO3 जो है ये दुगने H+ आयन देगा क्योंकि इसके पास H2 है, यानी 30% डिसोशिएट हो रहा है। मान के चलिए मैंने इसके 30 मॉलिक्यूल लिए थे और इसके 30 मॉलिक्यूल लिए, तो इसके डिसोसिएशन से क्या होगा, 60H+, या हम मान के चलते हैं हमने 100 मॉलिक्यूल लिए, 30 नहीं 100 मॉलिक्यूल लिए, 30% डिसोसिएशन है, यानी 30 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए, और जब इसके 30 मॉलिक्यूल डिसोशिएट हुए तो 60H+ आयंस का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन अगर हम बात करें NH4OH में, इसमें भी 30% डिसोसिएशन करा रहे हैं, और 30% डिसोसिएशन से क्या होगा, यहां तो OH एक मॉलिक्यूल के पास एक ही है, तो यहां से हमें 30 OH- आयन ही देखने को मिलेंगे। तो हो क्या रहा है यहां पर, अगर हम समझें तो हमारे पास फर्दर हुआ क्या, अभी भी एसिड हमारे पास ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, डिसोसिएशन फैक्टर बराबर होने के बावजूद जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होगा उस सॉल्ट की नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर हमें देखने को मिलेगी। और उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो एसिड है ये एसिड हमारा डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है कि इसका एक मॉलिक्यूल जो है ये 2H+ आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह से हमने काफी सारे वीक एसिड वीक बेस के कंसेप्ट पढ़े। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आज की क्लास में हमने देखिए, सबसे पहले हमने बात की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी। उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने चारों कॉम्बिनेशन पढ़े।
हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस पढ़ा, हमने वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ा और हमने वीक एसिड प्लस वीक बेस का कंसेप्ट पढ़ा। और इसके बाद मैंने आपको एक और टॉपिक इसमें बीच में पढ़ाया था जिसमें हमने देखा था डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो इसके रिगार्डिंग पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड करें, अच्छे से इसे पढ़ें। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें, कमेंट बॉक्स में डालें, जिससे हमें पता चले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।